कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आपने पिछले 3 पार्ट्स देख लिए होंगे बीसीओई 144 की रिवीजन की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं 5 पार्ट्स लेके आऊँगी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के, एंड एज़ प्रोमिस्ड मैं अभी 4th पार्ट पे आ गई हूँ, एंड जल्दी 5th पार्ट भी मैं करवा दूँगी। And with the help of these 5 part of important question, you can score the 100 marks in your exam. तो keep watching and score good marks on your exam. चलो स्टार्ट करते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, आपका ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना करते हुए, बिकॉज कल आपका एग्जाम है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पार्ट 4। व्हाट इज कमेटी ऑर्गेनाइजेशन? कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एनुमरेट द लिमिटेशन ऑफ कमेटी। कमेटी की लिमिटेशंस बतानी है। हाउ कैन कमेटी कैन बी इफेक्टिव? कमेटी कैसे इफेक्टिव हो सकती है? तो सबसे पहले हमें बताना है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कमेटी को डिफाइन करना है। अ कमेटी में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप। कमेटी कैसे को डिफाइन करेंगे हम? एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है formally appointed to consider, investigate and discuss or take the action of specific matter। किस लिए बनाई जाती है कमेटी? कि किसी भी मैटर को डिस्कस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, किसी स्पेसिफिक मैटर को करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। द ऑथोरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड कोलेक्टिवली। जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोलेक्टिवली शेयर की जाती है सभी मेंबर्स के अमंग, सभी मेंबर्स के द्वारा ऑफ अ कमेटी। कमेटी के एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स होते हैं? ऑडिट कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी होती है, परचेज कमेटी एंड द सिलेक्शन कमेटी। मेनली कमेटी बनाई क्यों जाती है? ग्रुप ऑफ पर्सन बनाए जाते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर को डिस्कस, उस पर डिसीजन लेने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए कमेटी बनाई जाती है। इसमें सभी मेंबर जो कमेटी के मेंबर होते हैं सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कमेटी के। डिले इन डिसीजन मेकिंग में डिले होती है क्योंकि सभी मेंबर मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लग सकता है। सिंस द डिसीजन आर टेकन कोलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है, तो डिस्कशन में भी कंज्यूम कंसिडरेबल टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है और जिसकी वजह से एक्शन में भी डिले हो जाता है। हायर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। कमेटी मीटिंग इन्वॉल्व द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रैवल, मीटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे खर्चे हो जाती हैं, जैसे ट्रैवलिंग के, मतलब कि मेंबर्स को दूर दूर जगह से आना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें एक एरिया लोकेट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सभी मेंबर मिलजुल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते किसी भी चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड अमंग द मेंबर्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन को फिक्स करने में डिफिकल्टी होती है कि कौन पर्सन किस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, किस पर्सन के द्वारा गलती की गई है, इसमें दिक्कत आ जाती है। अनदर डिसएडवांटेज इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिसीजन में कॉम्प्रोमाइज होने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सभी मेंबर को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल होता है। कमेटी में भी अराइव एट कॉम्प्रोमाइज डिसीजन पे अराइव हो सकती है। दैट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट, जो कि हमेशा अच्छा नहीं होता है। डोमिनेंस ऑफ सर्टेन मेंबर, किसी किसी मेंबर के डोमिनेंस की वजह से भी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई कोई मेंबर होते हैं जो कि डोमिनेटिव नेचर के होते हैं और मतलब कि एक कमेटी बना लेते हैं, अलग से कमेटी बना लेते हैं, क्योंकि मेजरली डिसीजन मेजोरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं, जिसकी वजह से डोमिनेंस का भी फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से डिसीजन गलत लिए जा सकते हैं। इनएफिशिएंसी भी कम होती है, क्योंकि लार्जर कमेटी में इनइफेक्टिव ड्यू टू लेंथी डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेंबर्स के बीच में बहुत अलग अलग ओपिनियंस में डिफरेंस हो जाता है। ग्रुपिज्म एंड द कॉन्फ्लिक्ट और ग्रुपिज्म कॉमन है, क्योंकि डिफरेंस अमंग द मेंबर्स अलग अलग सोच के होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, जिसकी वजह से कमेटी की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की लीकेज की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कमेटी के बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनमें से कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी मेंबर ही
वाइज हो कमेटी के थ्रू। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस इन कमेटी मीटिंग में सम टाइम डिस्क्लोज अनइंटेंशनली, गलती से डिस्कस हो जाती है, पता चल जाती है, जिसकी वजह से लीकेज के बहुत ज्यादा डर रहते हैं। हाउ कैन अ कमेटी मेड बी इफेक्टिव? कमेटी इफेक्टिव कैसे हो सकती है? सबसे पहले एक क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देना चाहिए कमेटी का, जिसकी वजह से द पर्पस एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। क्लियरली स्पेसिफाई होगी तो सभी मेंबर उसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही डिसीजन लेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करेंगे। सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट मेंबर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि मेंबर्स शुड बी पोजिस, मतलब कि मेंबर ऐसे सिलेक्ट नहीं करने चाहिए तुम भी मेंबर बन जाओ, तुम भी मेंबर बन जाओ। मेंबर्स के पास एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए कमेटी के काम के लिए। मेंटेन द ऑप्टिमम साइज ही रखना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा रखना चाहिए ना ज़्यादा छोटा रखना चाहिए। और मॉडरेट साइज कमेटी फंक्शन मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा अच्छा काम करती है मॉडरेट साइज कमेटी ही। प्रिपेयर प्रॉपर एजेंडा प्रिपेयर करना चाहिए मीटिंग का, जिसकी वजह से मीटिंग करने में टाइम बचेगा, मेंबर फोकस्ड रहेंगे। अ वेल प्रिपेयर्ड एजेंडा हेल्प द मेंबर फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट इशू पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसकी वजह से टाइम बचेगा। इफेक्टिव लीडरशिप इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट चेयरमैन होना चाहिए जो डिस्कशन के लिए गाइड करेगा। इंश्योर द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द मीटिंग को ऑर्डरली कंडक्ट करेगा, इजिली कंडक्ट करेगा, सेम ऑर्डर में कंडक्ट करेगा। एनकरेज द पार्टिसिपेशन एनकरेज करनी चाहिए ताकि सभी मेंबर मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, इक्वली सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, सब अपने व्यू बताने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। एंश्योर द टाइमली मीटिंग टाइमली कंडक्ट होनी चाहिए, मीटिंग शुड बी हेल्ड रेगुलरली हेल्ड होनी चाहिए, जिसकी वजह से डिसीजन इंप्लीमेंट प्रॉपरली होते रहे। मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, हर मीटिंग का मिनट प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आगे कोई डिसीजन का रिकॉर्ड बना रहे, और अगर कोई फॉलोअप लेना हो तो हम मिनट के बेसिस पे फॉलोअप ले सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन को अवॉइड करना चाहिए, फोकस एजेंडा होना चाहिए कि इसी टॉपिक पे ही मीटिंग है, इसी को ही डिस्कस करना है, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम कम होगा। फिक्स अकाउंटेबिलिटी फिक्स रखनी चाहिए, जिसकी वजह से कमेटी डिस्कशन क्लियरली असाइंड होएगी, सभी को मतलब कि अपना अपना काम पता है तो क्लियरली असाइन मीटिंग होएगी। इसके एडवांटेजेस क्या है कमेटी के? बेटर डिसीजन मेकिंग देन कलेक्टिविज्म, क्योंकि कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे तो बेटर डिसीजन मेकिंग होएगी। पुलिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सभी ऊपर नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिसकी वजह से अच्छा मतलब कि बिजनेस चलेगा। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, सभी पार्टिसिपेट करेंगे। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होती है। एंड रिड्यूस द चांस ऑफ द आर्टिफिशियल डिसीजन, गलत डिसीजन के कम चांसेस होते हैं। लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डिवाइस है, जो कि फैसिलिटेट करता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करता है। एंड प्रमोट द कोऑपरेशन अमंग द मेंबर के बीच में कोऑपरेशन को कोऑपरेट करता है। हाउएवर इट सफर सच लिमिटेशन, किसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि डिले हो जाना, हायर कॉस्ट लगना, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। बाय सिलेक्टिंग द कॉम्पिटेंट मेंबर सिलेक्ट करके, क्लियर ऑब्जेक्टिव रख के, प्रॉपर रिकॉर्ड करके एंड इफेक्टिव लीडरशिप करके हम कमेटी को इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम से आपका क्या मतलब है? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम रेफर टू अ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट को वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, दैट अलो एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को अलो करता है टू परफॉर्म देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करे फ्रॉम होम, घर से ही, यूजिंग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, विदाउट बीइंग फिजिकल प्रेजेंट इन द ऑफिस, बिना ऑफिस जाए। सिंपल सी बात है, वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि बिना ऑफिस जाए घर पे ही इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एम्प्लॉय घर पर बैठकर काम कर रहे, दैट इज अ वर्क फ्रॉम होम। एग्जाम्पल क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वर्किंग रिमोटली यूजिंग द लैपटॉप एंड द इंटरनेट का यूज करके घर पे ही काम करते हैं, रिमोटली यूज करते हैं, मतलब कुछ टाइम ऑफिस में कुछ टाइम घर पे। ऑनलाइन टीचर कंडक्टिंग क्लासेस फ्रॉम द होम, अपने घर से ही क्लासेस कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग, जैसे मैं भी घर पे बैठ के ही आपको टीचिंग दे रही हूँ, क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ यूट्यूब पे। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैंडलिंग कॉल्स फ्रॉम द होम, कस्टमर सपोर्ट्स वगैरह जैसे घर पे ही काम, कॉल पे बात करना, कस्टमर सर्विसेज का काम भी मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही होता है। एडवांटेजेस ऑफ
वर्क फ्रॉम होम के क्या एडवांटेजेस होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले एम्प्लॉय कैन मैनेज देयर वर्क शेड्यूल को मैनेज कर सकता है मोर कन्वीनियंटली एंड द बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज रख सकता है। सेव ट्रैवल टाइम बच जाता है, एम्प्लॉय डू नॉट टू कम्यूट डेली, लगातार मतलब उन्हें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से टाइम भी बचता है, स्ट्रेस भी बचता है और कॉस्ट भी बचती है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी लगती है ना। रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल मेंटेनेंस आर मिनिमाइज, ये सब चीजें भी कम हो जाती है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, एम्प्लॉय कैन स्पेंड द मोर टाइम विद देयर फैमिली, ज्यादा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, वाइल द कंटिन्यूइंग देयर प्रोफेशनल वर्क, और प्रोफेशनल वर्क भी करते रहते हैं, पैसा भी कमाना और फैमिली के साथ भी टाइम भी स्पेंड करना। इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, मैनी एम्प्लॉयज वर्क मोर एफिशिएंटली इन कंफर्टेबल एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री होम वर्क इन्वायरमेंट। बहुत सारे एम्प्लॉयज मतलब कि ऐसे होते हैं, कुछ कुछ एम्प्लॉय घर पे ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, कंफर्टेबली फील करते हैं तभी काम कर पाते हैं, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। लोअर ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की भी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि उनका ऑफिस रेंट बच जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, फर्नीचर का खर्चा बच जाता है, अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बच जाते हैं। क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं देंगे एम्प्लॉयज को, तो उन्हें बड़ा ऑफिस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, फर्नीचर भी न्यू परचेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वाइडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दूर 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 के लोगों को हम एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। तो कंपनी कैन हायर द टैलेंटेड एम्प्लॉय फ्रॉम द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, अलग अलग लोकेशन से एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है। हेल्थ एंड द सेफ्टी बेनिफिट, हेल्थ और सेफ्टी बेनिफिट भी मिल जाता है, हेल्थ रिस्क कम रहता है वर्क प्लेस पे, क्योंकि लोग घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस क्या है? लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, एम्प्लॉय में फील आइसोलेटेड ड्यू टू लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से एम्प्लॉय मतलब कि आइसोलेटेड फील करता है, कुलीग वगैरह से कनेक्शन नहीं बन पाता। कम्युनिकेशन चैलेंज भी रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेशन कभी कभी फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। डिफिकल्टी इन सुपरविजन में भी दिक्कत होती है, मैनेजर में फाइंड डिफिकल्टी टू मॉनिटर द एम्प्लॉय को मॉनिटर करने में, कि वो ऐसे काम करे ऐसे काम ना करे, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। वर्क लाइफ इनबैलेंस भी हो जाता है कभी कभी ना, मतलब कि सम एम्प्लॉयज में फील डिफिकल्ट, कुछ कुछ एम्प्लॉय को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वर्क पर्सनल लाइफ में, लीडिंग टू लॉन्गर वर्किंग आवर, जिसकी वजह से ज्यादा काम करना पड़ सकता है। टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं, जैसे इंटरनेट फेलियर हो गया, पावर कट हो गया, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट पड़ता है। सिक्योरिटी रिस्क रहता है, क्योंकि साइबर थ्रेट और अनऑथराइज एक्सेस का ज्यादा डर रहता है, क्योंकि वो ऑफिस में काम नहीं करके ऑर्गेनाइजेशनल डाटा का लीकेज का भी डर रहता है। रिड्यूस द टीम स्पिरिट खत्म हो जाती है, क्योंकि टीम वर्क है ही नहीं, पर्सनल फिजिकल इंटरेक्शन है ही नहीं दूसरों के बीच में, तो टीम स्पिरिट बिल्कुल खत्म हो जाती है। होम की डिस्ट्रक्शंस भी रहती है, जैसे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉइस वगैरह, हाउस होल्ड एक्टिविटी वगैरह में ज़्यादा ध्यान चला जाता है, कि वो ऑफिस की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि वर्क फ्रॉम होम इज अ मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होता है, जो अनेबल करता है एम्प्लॉयज को टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें रिमोटली विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इट ऑफर सेवरल बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट देता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गया, इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। हाउएवर इट आल्सो प्रेजेंट द चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, आइसोलेशन हो गया, सुपरविजन डिफिकल्टी हो गया, सिक्योरिटी कंसर्न हो गया। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड अडोप्ट सुटेबल पॉलिसी अडोप्ट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट वर्क फ्रॉम होम, मैक्सिमाइज बेनिफिट दें वर्क फ्रॉम होम का, वाइल मिनिमाइजिंग द ड्रॉबैक को भी कम रखें। अनदर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग से आपका क्या मतलब है? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करो इन एन ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? एक्सप्लेन द स्टेप फॉलो इन प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ये भी एक्सप्लेन करो। तो इसे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव को सेट करने की, determining the course of action को determine करने की, required to achieve those objective की objective को achieve कर सके। it is a mental and intellectual process, एक ये mental और intellectual process है that help जो help करती है मैनेजर को anticipate the future event,
फ्यूचर इवेंट को एंटिसिपेट करने में, एंड प्रिपेयर द सुटेबल स्ट्रेटेजी, और सुटेबल स्ट्रेटेजी बनाने में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, एक एक करके इनके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है प्लानिंग। गिव अ क्लियर डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को क्लियर डायरेक्शन देती है, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देती है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड एक्टिविटी के रिगार्डिंग। रिड्यूस दी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी रिड्यूस करती है बाय फ्यूचर फोरकास्टिंग कंडीशन। प्लानिंग मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करती है। फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, मेकिंग द रैशनल एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, रैशनल, और जिसकी वजह से हम रैशनल और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। प्रमोट द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है कॉमन ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग के थ्रू हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैन पावर का, मनी का, मटेरियल का, मशीनरी का। इंप्रूव द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। वेल प्लान एक्टिविटी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, दोनों को रिड्यूस करती है, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हेल्प इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हेल्प करती है। स्टैंडर्ड अगेंस्ट द विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर, की हम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो। एनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन में भी हेल्प करती है। आइडेंटिफाई द न्यू अपॉर्चुनिटी, मैनेजर को हेल्प कर सकती है न्यू अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में, एंड अडॉप्ट द इनोवेशन मेथड थ्रू द प्लानिंग, न्यू न्यू मेथड इनोवेट करने में थ्रू द प्लानिंग, प्लानिंग के थ्रू। अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, जैसे सिस्टमेटिक और इफेक्टिवली वे से। फैसिलेट द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ और एक्सपेंशन को फैसिलेट करने में भी हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेल्प करती है। स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव और गोल को डिटरमाइन करना, दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस, देन प्लानिंग प्रेमिसेस को डेवलप करना। मैनेजर गैदर द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, अजम्पशन बनाता है अबाउट द फ्यूचर कंडीशन, जैसे कि किसको देख के? मार्केट ट्रेंड को देख के, कॉम्पिटिशन को देख के, और इकोनॉमिक फैक्टर को देख के। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करता है। डिफरेंट अल्टरनेटिव और मेथड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाई, की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड को आइडेंटिफाई करता है, किस किस मेथड के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। देन इवोल्यूट करता है सभी अल्टरनेटिव्स को, ईच अल्टरनेटिव इज एनालाइज, सभी अल्टरनेटिव को एनालाइज करता है बेस्ड ऑन कॉस्ट के बेस पे, फिजिबिलिटी के बेस पे, रिस्क के बेस पे, और एक्सपेक्टेड बेनिफिट के बेस पे। देन द सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है। मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज चूजन, जो सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है उसे चूज करता है आफ्टर द केयरफुल इवोल्यूशन, अच्छी तरह इवोल्यूट करके। फॉर्मुलेटिंग द प्लान, देन प्लान को फॉर्मुलेट करता है। सपोर्टिंग प्लान सच एज अ बजट, शेड्यूल, पॉलिसी, प्रोग्राम आर प्रिपेयर करता है। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, लास्ट में इम्प्लीमेंट करता है प्लान को। द सिलेक्टेड प्लान इज पुट इनटू एक्शन, सिलेक्टेड प्लान को एक्शन में पुट करता है बाय असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। देन फॉलोअप एंड द रिव्यू, लास्ट में फॉलोअप करता है एंड द रिव्यू करता है। परफॉर्मेंस इज मॉनिटर एंड द करेक्टिव मेजर आर टेकन व्हेनेवर नेसेसरी, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं टू सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुल अचीव करने के लिए। ये डायग्राम के थ्रू हम दिखाते हैं कि क्या क्या प्लानिंग की प्रोसेस होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, देन डेवलप द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस डेवलप करना, अलग अलग मतलब कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देन आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना, देन इवोल्यूट करना सभी अल्टरनेटिव को, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, देन फॉर्मुलेटिंग द प्लान, फिर प्लान को बनाना, देन इम्प्लीमेंट करना, लास्ट में फॉलोअप और रिव्यू करना। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन के लास्ट में हम दे देंगे कंक्लूजन, कि प्लानिंग इज अ फाउंडेशन होता है सभी मैनेजरियल एक्टिविटी का। इट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्प करता है अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे? डायरेक्शन करके, रिड्यूस द अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करके, इंप्रूविंग द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को बढ़ा के, एंड इंश्योरिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छा यूज करके। अ सिस्टमेटिक प्लानिंग प्रोसेस अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमेटिक प्लानिंग प्रोसेस अनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने में इफेक्टिवली, एंड अचीव द लॉन्ग टर्म सक्सेस, और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करती है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से आपका क्या मतलब है? डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन ऑफिस। अनदर क्वेश्चन है ये, सेंट्रलाइजेशन से आपका क्या मतलब है, इसके एडवांटेजेस बताने हैं एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ऑफिस में क्या क्या होता है।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमेटिक रिजर्वेशन ऑफ ऑथोरिटी है ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट की सिस्टमेटिक रिजर्वेशन ऑफ ऑथोरिटी है। सिस्टमेटिक रिजर्व होती है कि ऑथोरिटी की टॉप लेवल मैनेजमेंट की ये ऑथोरिटी है। इट सेंट्रलाइज द ऑफिस को सेंट्रलाइज करता है, डिसीजन मेकिंग पावर को सेंट्रलाइज करता है, कंसंट्रेटेड इन दी हैंड ऑफ फ्यूअर सीनियर एग्जीक्यूटिव, कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होता है कि डिसीजन मेकिंग की पावर, एंड सबॉर्डिनेट हैव अ लिमिटेड ऑथोरिटी, जो उसके नीचे वाले सबॉर्डिनेट होते हैं उनके पास लिमिटेड ऑथोरिटी होती है। सेंट्रलाइजेशन का मेनली मतलब होता है जो टॉप लेवल के पीपल्स होते हैं उनके लिए ये होता है कि इनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्मॉल कंपनी ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग टू फाइनेंस, रिक्रूटमेंट, परचेज एंड द पॉलिसी टेकन बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। ये सब डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? जनरल मैनेजर के द्वारा और मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा लिए जाते हैं। इसे ही सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या एडवांटेजेस हैं सेंट्रलाइजेशन के? यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन में यूनिफॉर्मिटी रहती है। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल ऑथोरिटी ही लेती है। एंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। बेटर कंट्रोल रहता है, टॉप मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द इफेक्टिव कंट्रोल रखती है ओवर द ऑल द ऑफिस एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयज, सभी ऑफिस एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयज पे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड लीडरशिप विच हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कोऑर्डिनेट द वन सोर्स कोऑर्डिनेशन अमंग द बिकम इजियर, मतलब कि सभी डिपार्टमेंट के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बना के रखती है बेटर सेंट्रलाइजेशन। क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी का क्विक इम्प्लीमेंटेशन रहता है। कैसे? पॉलिसी एंड द इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटली यूनिफॉर्मली थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट की जाती है, क्योंकि एक ही पर्सन है डिसीजन लेने वाला, वो ही पॉलिसी बनाएगा देन इम्प्लीमेंट कर देगा। इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम रहती है। ग्रेटर सिक्रेसी, मतलब कि सिक्रेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव के पास ही रहते हैं। सीक्रेट हर चीज़ को सीक्रेट, जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो सीक्रेट रहता है। सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि उसमें लिमिटेड ही ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइजेशन के? तो डिसएडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइजेशन के? ओवर बर्डन ऑन द टॉप मैनेजमेंट पे ज़्यादा बर्डन रहता है। टॉप एग्जीक्यूटिव में बिकम ओवरलोडेड विद द वर्क बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्हें ही लेने पड़ते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, बिकॉज एवरी मैटर रेफर टू अ हायर ऑथोरिटी, सभी मैटर को हायर ऑथोरिटी के पास भेजना पड़ता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। सबॉर्डिनेट में लूज मोटिवेशन नहीं रहता सबॉर्डिनेट के पास में, क्योंकि उनके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है डिसीजन लेने की। पुअर एम्प्लॉय डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पुअर होता है, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती है मैनेजियल डिसीजन मेकिंग स्किल उनकी बेकार ही रह जाती है, डिसीजन मेकिंग स्किल उनकी बढ़ ही नहीं पाती। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेवरल लेवल के थ्रू होके जाती है, लास्ट में किस पे जाती है? हायर टॉप ऑथोरिटी के पास जाती है, जिसकी वजह से डिले भी होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रिड्यूस दी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। में डिफिकल्ट टू रिस्पॉन्ड क्विकली रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन एंड लोकल नीड्स के बारे में मतलब की फ्लेक्सिबिलिटी कम रह जाती है। लो एम्प्लॉय मोराल एम्प्लॉय का मोराल कम रहता है, क्योंकि एम्प्लॉय फील लेस, क्योंकि उन्हें डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनका मोराल कम हो जाता है। अनसुटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल ही अनसुटेबल है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन इनएफिशिएंट होती है। इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए वो पूरा वर्कलोड नहीं ले सकती लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसका वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अनसुटेबल है किसके लिए? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि सेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टम इन विच ऑथोरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर आर कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है। इट ऑफर द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस हैं जैसे बेटर कंट्रोल रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है एंड सीक्रेसी रहती है, सीक्रेट रहती है इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक नहीं होते। हाउएवर इट आल्सो सफर फ्रॉम अ ड्रॉबैक, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जैसे डिले,
होना, ओवरबर्डनिंग होना टॉप मैनेजमेंट का, लैक ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए किसके बीच में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के साइज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही डिसेंट्रलाइजेशन का है। डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है? What do you understand by decentralization? What would the assess whether an office is centralized और डिसेंट्रलाइज, कि ऑफिस सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम तय करेंगे, एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू अ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ द ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का सिस्टमेटिक डेलीगेशन करना फ्रॉम हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर शेयर की जाती है डिपार्टमेंटल हेड की तरफ, ब्रांच मैनेजर्स को एंड अदर सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव को। मतलब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन लेने का पावर नहीं है, सभी मैनेजर्स को है, डिपार्टमेंटल हेड के मैनेजर्स को, ब्रांच मैनेजर्स को और सबऑर्डिनेटिव एग्जीक्यूटिव को भी डिसीजन लेने का पावर है। सभी के पावर डिसाइड किए जाते हैं कि तुम यहाँ तक के डिसीजन ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है, बैंक अलो द ब्रांच मैनेजर, बैंक अलो करता है ब्रांच मैनेजर को लोन सेंक्शन करने में, लिमिट स्पेसिफाई करने में विदाउट अप्रूवल, बिना अप्रूवल के किसके, हेड ऑफिस के। ये एक एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का। हाउ टू एसेस, कैसे हम एसेस करें कि ऑफिस सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। द फ्लोइंग फैक्टर हेल्प टू डिटरमाइन, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करने में मदद करते हैं वेदर एन ऑफिस इज सेंट्रलाइज, क्या ऑफिस सेंट्रलाइज होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर है डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी के बेस पे चेक करते हैं। सेंट्रलाइज ऑफिस में मेजर डिसीजन कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट लेती है। डिसेंट्रलाइज में डिसीजन मेकिंग आर डेलीगेट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजर को भी डेलीगेट किया जाता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो इसका असेसमेंट कैसे करें, इफ डिपार्टमेंटल हेड कैन मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडिपेंडेंटली द ऑफिस इज डिसेंट्रलाइज, अगर डिपार्टमेंट हेड इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले पा रहा है तो इसका मतलब है ऑफिस डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ द ऑथोरिटी, सेंट्रलाइज ऑफिस में वेरी लिटिल ऑथोरिटीज डेलीगेट, बहुत कम ऑथोरिटी ही डेलीगेट की जाती है, जबकि डिसेंट्रलाइज ऑफिस में सिग्निफिकेंट ऑथोरिटी डेलीगेट टू सबऑर्डिनेट, बहुत सारी ऑथोरिटी किसे डेलीगेट की जाती है, सबऑर्डिनेट को। तो असेसमेंट कैसे करेंगे हम, ग्रेटर डेलीगेशन इंडिकेट द डिसेंट्रलाइज, जितना डेलीगेशन होगा उतना ही ऑफिस डिसेंट्रलाइज कहलाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉय, सेंट्रलाइज ऑफिस में एम्प्लॉय हैव अ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज का लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। डिसेंट्रलाइज ऑफिस में एम्प्लॉय एंड द मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन, एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन में। तो असेसमेंट कैसे करेंगे, हायर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय का ज़्यादा पार्टिसिपेशन सजेस्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग की स्पीड पे बेसिस पे भी देखते हैं। सेंट्रलाइज ऑफिस में डिसीजन में टेक लॉन्गर, डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, बिकॉज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हायर ऑथोरिटी, हर चीज़ के लिए अप्रूवल चाहिए होती है हायर ऑथोरिटी की। डिसेंट्रलाइज ऑफिस में डिसीजन आर टेकन क्विकली डिसीजन लिए जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ एक्शन, जब कोई एक्शन हो रहा है उसी टाइम पे। असेसमेंट फास्टर लोकल डिसीजन ज़्यादा जरूरी है, जल्दी डिसीजन लेना, तो डिसेंट्रलाइज की तरफ इशारा करता है। लैक ऑफ कंट्रोल, लेवल ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो अनदर पॉइंट टू असेसमेंट ऑफ वेदर द सेंट्रलाइज ऑफिस और डिसेंट्रलाइज ऑफिस। तो सेंट्रलाइज ऑफिस में स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय टॉप मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है सभी चीज़ों पे, और डिसेंट्रलाइज में कंट्रोल इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट मैनेजर लेवल, कंट्रोल शेयर किया जाता है अलग अलग डिफरेंट मैनेजर लेवल के थ्रू। तो असेसमेंट शेयर्ड कंट्रोल इज डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, अगर शेयर कंट्रोल है तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ही इंडिकेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज ऑफिस में ऑथोरिटीज कंसंट्रेटेड एट टॉप, ऑथोरिटी सिर्फ कंसंट्रेटेड टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है। डिसेंट्रलाइज में ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिपार्टमेंट और ब्रांचेस की तरफ। तो असेसमेंट कैसे करेंगे, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी सिग्निफाइड डिसेंट्रलाइजेशन, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ऑथोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो किसकी तरफ इशारा करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज ऑफिस में डिपार्टमेंट डिपेंड हैविली ऑन द हेड ऑफिस के पे ही डिपेंडेंट होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में डिपार्टमेंट एंजॉय द
ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है। सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मोर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंस इंडिकेट डिसेंट्रलाइजेशन। जितना डिपार्टमेंटल इंडिपेंडेंस चाहिए उतना डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ इशारा किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया लेकिन हम पढ़ लेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ग्रेटर मैनेजरियल डेवलपमेंट होती है, इंक्रीज द एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ता है, बेटर लोकल कंट्रोल रहता है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम होता है, इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। डिसएडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? पॉसिबिलिटी ऑफ इनकंसिस्टेंट डिसीजन रहता है, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता, डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट की डुप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाय द टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल भी कम रहता है। डिफरेंस क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में? सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑथोरिटी। ये सिर्फ टॉप लेवल के बेसिस पे होता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोअर लेवल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट लेता है, डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजर्स लेते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन सेंट्रलाइजेशन में कम रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा रहता है। स्पीड ऑफ डिसीजन सेंट्रलाइजेशन में स्लो होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में फास्ट होती है। मैनेजरियल डेवलपमेंट सेंट्रलाइजेशन में लिमिटेड होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रेटर होता है। कंट्रोल सेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड, सभी के पास डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास कंट्रोल होता है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑथोरिटी को ट्रांसफर करना, डिसीजन मेकिंग की पावर को ट्रांसफर करना टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ के ऑर्गेनाइजेशन, लोअर लेवल के पीपल्स की तरफ। एंड ऑफिस कैन बी असेस्ड एज अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज बाय एग्जामिनिंग द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड द डिपार्टमेंटल ऑटोनॉमी के बेस पे हम एसेस कर सकते हैं कि ऑफिस सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। वाहिल डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट द फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइज प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, क्विक डिसीजन मेकिंग को, एम्प्लॉय डेवलपमेंट को। बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी है इफेक्टिव ऑफिस मैनेजमेंट के लिए। अनदर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। इफेक्टिव डिजाइनिंग ऑफ ऑफिस फॉर्म इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इफेक्टिव डिजाइन करना ऑफिस फॉर्म को एक साइंस भी है और आर्ट भी है। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की लाइट पे मेंशन करो पॉइंट जो जो आपके ध्यान में आएंगे जब ऑफिस फॉर्म को आप डिजाइन करोगे। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफिस फॉर्म होता क्या है, मीनिंग क्या है ऑफिस फॉर्म। तो ऑफिस फॉर्म होता क्या है? ऑफिस फॉर्म आर अ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट। एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट होता है यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, ट्रांसमिटिंग के लिए यूज होता है, स्टोरिंग के लिए यूज होता है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। A well-designed form help in collecting the accurate information. Well-designed form help करता है collect करने में accurate information, reduce the clerical work, save the time, improve the efficiency and design. The design of office form is considered both science and art because it require the technical knowledge. इसके लिए technical knowledge भी चाहिए होती है, क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है फॉर्म को सिंपल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एंड फंक्शनल बनाने के लिए। मीनिंग ऑफ ऑफिस फॉर्म क्या होता है? इज अ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग द ब्लैंक स्पेस, जिसमें ब्लैंक स्पेस होता है फॉर एंटरिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एंटर करने के लिए इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एग्जाम्पल क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म, लीव एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर फॉर्म, इनवॉइस फॉर्म, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर्म। पॉइंट टू बी कीप्ड माइंड वाइल डिजाइनिंग द ऑफिस फॉर्म बनाते समय हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? सिंप्लिसिटी, द फॉर्म शुड बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्रिएट अ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इंक्रीज द चांस ऑफ एरर के चांसेस रहते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव, द पर्पज ऑफ फॉर्म शुड बी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए बिफोर डिजाइनिंग इट। डिजाइन करने से पहले पर्पज क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी चाहिए। एडुकेट स्पेस, sufficient space should be provided for entering the information एंटर करने के लिए, सिग्नेचर के लिए, डेट के लिए, रिमार्क्स के लिए sufficient space भी प्रोवाइड करना चाहिए फॉर्म में। लॉजिकल अरेंजमेंट, इंफॉर्मेशन शुड बी अरेंज लॉजिकली, अरेंज होनी चाहिए, सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए ताकि इजिली कंप्लीशन एंड द प्रोसेसिंग हो सके। प्रॉपर साइज ऑफ द फॉर्म का प्रॉपर साइज होना चाहिए, शुड बी कन्वीनियंट फॉर द हैंडलिंग के लिए, फाइलिंग के लिए, स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन के लिए।
कन्वीनियंट हो ताकि। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, अट्रैक्टिव होना चाहिए, नीट एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए ताकि गुड इंप्रेशन पड़े यूजर स्पेस का। क्लियर हैंडलिंग एंड इंस्ट्रक्शन, clear heading and instruction, heading caption instruction should be clearly printed to the guide user, clearly printed होना चाहिए in filing form correctly ताकि form correctly form file हो सके। avoiding unnecessary information, only essential information requested है वही डालनी चाहिए, वेस्टेज ताकि unnecessary information ना हो, ताकि टाइम और एफर्ट की वेस्टेज ना हो। यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर्म यूज्ड फॉर अ सिमिलर पर्पज शुड बी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एंड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, की कोई फॉर्म है वो सिमिलर पर्पज के लिए यूज होने वाला है तो उनका उसका फॉर्मेट सेम ही रखना चाहिए ताकि ताकि पर्पज सेम दिखे और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इजिली फॉर्म फिल कर सके। प्रोविजन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रोविजन होने चाहिए ताकि फॉर्म नंबर डाला कि फॉर्म पे फॉर्म नंबर होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डेट होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए, रिवीजन नंबर होना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है। इजी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इजी होनी चाहिए, क्विक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, फाइलिंग होनी चाहिए, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर्म में। यूज ऑफ सुटेबल पेपर एंड द प्रिंटिंग, सुटेबल पेपर होना चाहिए, गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, क्लियर प्रिंटिंग होनी चाहिए ताकि हमें वो फॉर्म रीडेबल और ड्यूरेबल हो, वो ड्यूरेबिलिटी हो उस फॉर्म में। इंश्योर द फ्यूचर नीड, अगर फ्यूचर नीड हो तो हमें मतलब कि वो फॉर्म मिलना चाहिए, फ्यूचर मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर है तो वो उसके लिए भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए फॉर्म। इकोनॉमिकली प्रिंट होना चाहिए, रिप्रोड्यूस होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, यूज होना चाहिए। कंपेटेबिलिटी विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ भी कंपेटेबल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, स्कैनिंग और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी फॉर्म का एक मॉडर्न फॉर्म का पार्ट होता है, फॉर्म का पार्ट होता है। इंपॉर्टेंस क्या होते हैं गुड फॉर फ्रॉम द डिजाइन फॉर्म, गुड फॉर्म डिजाइन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से टाइम एंड एफर्ट बचता है, रिड्यूस द क्लरिकल वर्क बचता है, इंप्रूव द एक्यूरेसी बढ़ती है, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर पाते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन द रिकॉर्ड होती है, एनहेंस द ऑफिस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ती है ऑफिस की, एंड द सिंप्लीफाइज द डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सिंप्लीफाई रहता है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि डिजाइन ऑफ द फॉर्म रिक्वायर द बोथ द साइंटिफिक प्लानिंग एंड द आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन दोनों चाहिए होती है। और प्रॉपरली डिजाइन फॉर्म शुड बी सिंपल, प्रॉपरली डिजाइन फॉर्म सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और ईजी टू यूज होना चाहिए। बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ गुड फॉर्म डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, एरर को रिड्यूस कर सकता है, इंश्योर द इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इफेक्टिव रहता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फाइलिंग ऑनलाइन फॉर्म पॉपुलर नाउडेज, आज के टाइम में ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना पॉपुलर कैसे है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। with the rapid growth of the information technology and the इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ ऑनलाइन फॉर्म बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल बन गया फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए। एंड ऑनलाइन फॉर्म इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है दैट यूजर कैन फिल आउट एंड सबमिट थ्रू अ कंप्यूटर, जो कि और यूजर फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू और इंटरनेट अनेबल डिवाइसेस के थ्रू। टुडे द ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, बिजनेसेस हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, वाइडली यूज कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म को बिकॉज दे कन्वीनियंट, क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं, फास्ट होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव, कम कॉस्टली होते हैं। मीनिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म के मीनिंग क्या है। ऑनलाइन फॉर्म आर डिजिटल वर्जन ऑफ द ट्रेडिशनल पेपर, डिजिटल वर्जन है ट्रेडिशनल पेपर फॉर्म के, दैट अलो, जो अलो करते हैं यूजर को एंटर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एंड सबमिट इट थ्रू द इंटर, और सबमिट करने में कि इंटरनेट के थ्रू ही सबमिट कर सके। एग्जाम्पल क्या है ऑनलाइन फॉर्म के, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए, कॉलेज में हम ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आज के टाइम में, रेलवे और एयरलाइन की टिकट भी हम ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग लोन एप्लीकेशन फॉर्म, लोन एप्लीकेशन और बैंकिंग के फॉर्म भी ऑनलाइन हो चुके हैं आज के टाइम में। वाई आर ऑनलाइन फॉर्म पॉपुलर नाउडेज, आज के टाइम में ऑनलाइन फॉर्म पॉपुलर क्यों है।
सबसे पहले सेव टाइम, ये टाइम बचाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैन बी फाइल्ड एंड सबमिटेड इंस्टेंटली, ईजिली जल्दी से फाइल और सबमिट हो जाते हैं विदाउट विजिटिंग ऑफिस फिजिकली, बिना ऑफिस के विजिट किए ही। स्टूडेंट कैन अप्लाई टू इग्नो एडमिशन, इसका एग्जांपल है कि स्टूडेंट इग्नो के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन फ्रॉम देयर खुद के घर पे बैठे बैठे ही। इस इजी असेसिबिलिटी, इजी असेसिबल है। ऑनलाइन फॉर्म कैन बी असेस्ड एनी टाइम, किसी टाइम भी असेस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी असेस कर सकते हैं विद द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से। जॉब सीकर, इसका एग्जांपल है जॉब सीकर कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है थ्रू द ऑनलाइन रिक्रूटेड पोर्टल्स के थ्रू। कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऑर्गेनाइजेशन सेव्स, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की कॉस्ट बचती है, पोस्टेज की कॉस्ट बचती है, स्टोरेज की कॉस्ट बचती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट बचती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड फॉर्म के अलावा। फास्टर प्रोसेसिंग, फास्टर प्रोसेस होता है। इंफॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन इज प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड हो जाती है। रिड्यूसिंग डिले, जिसकी वजह से डिले में कमी, डिले नहीं होता। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग से, टूरिज्म कॉर्पोरेशन सिस्टम से, जिसकी वजह से हमें उसी टाइम कंफर्मेशन मिल जाता है, तो हम उसी टाइम टिकट बुक कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेट रहता है फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म कैन ऑटोमेटिकली चेक द एरर, ऑनलाइन फॉर्म में ऑटोमेटिकली एरर चेक हो जाता है। इंश्योर द मैंडेटरी फील्ड आर कंप्लीटेड, और इंश्योर करता है कि सभी फील्ड्स का मैंडेटेड फील्ड हो गई है, अगर नहीं फील होती तो वो एरर दिखाने लग जाता है। जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल डिस्प्ले एरर दिखा देता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो। पेपरलेस सिस्टम है, कोई पेपर का यूज नहीं होता। ऑनलाइन फॉर्म रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, पेपर का यूज कम कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक में सस्टेनेबिलिटी रही है, मतलब कि कम पेड़ कटे जाएंगे, जिसकी वजह से मैनी यूनिवर्सिटी हैव कंप्लीटेड शिफ्टेड टू ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे ही शिफ्ट हो गई है आज के टाइम पे। इजी डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल, डाटा का स्टोरेज और रिट्राइवल भी बहुत इजी हो गया है। सबमिट स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, जो जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जब वो डाटा चाहिए होता है हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं। बेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न ऑनलाइन फॉर्म यूज पासवर्ड यूज कर सकते हैं, इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। कन्वीनियंस फॉर द यूजर, यूजर्स के लिए भी कन्वीनियंस है। यूजर कंप्लीट कर सकता है फॉर्म कंप्यूटर का यूज करके, टैबलेट का यूज करके, स्मार्टफोन का यूज करके, विदाउट स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू, लंबी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती आज के टाइम पे यूजर्स को। इंटीग्रेशन विद द डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हो गया। ऑनलाइन फॉर्म कैन लिंक्ड डिजिटली विद द पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के साथ गेटवे के साथ इंटरलिंक हो गया डाटा बेस एंड वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ। आज के टाइम में ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसे सबमिट फॉर्म कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पे फीस कर सकते हैं डिजिटली, तो हम पासपोर्ट भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आज के टाइम पे। एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन फॉर्म के? क्विक सबमिशन एंड प्रोसेसिंग, क्विक सबमिशन हो जाते हैं फॉर्म और प्रोसेस हो जाता है। रिड्यूस पेपर वर्क कम हो गया है। लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कम हो गई है। इंप्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बढ़ गई है। इजी रिकॉर्ड मैनेजमेंट ईजी हो गया है। ग्रेटर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, ग्रेटर कन्वीनियंस है, ईजिली सब कुछ हो जाता है, एसेस भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल भी फ्रेंडली है, क्योंकि पेपर वर्क कम है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही। कंक्लूजन क्या है? ऑनलाइन फॉर्म हैव बिकम पॉपुलर बिकॉज दे आर फास्ट, क्योंकि ये फास्ट है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट है। दे सेव टाइम, टाइम बचाते हैं, पेपर वर्क कम कर दिया है, एक्यूरेसी बढ़ती है, अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द इंफॉर्मेशन, मैनेज कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एक्सपेंड, डिजिटल टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है। द यूज ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज फर्दर इन एजुकेशन में भी बढ़ने के दिख रहा है कि बिजनेस में भी बढ़ेंगे, बैंकिंग में बढ़ेंगे, और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ऑनलाइन फॉर्म का आज के टाइम पे चलन है। ये हो गया ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म का आज के टाइम में इतना महत्व क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल इंटरनल ऑफिस फॉर्म, इंटरनल ऑफिस फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करें एंड एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को डिस्कस करें। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या पूछा हुआ है। इंटरनल ऑफिस फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले ऑफिस फॉर्म क्या होता है? ऑफिस फॉर्म जैसे हमने पढ़ा ही था, स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट है जो कि कलेक्ट करने में, रिकॉर्ड करने में, ट्रांजिस्ट करने में, प्रोसेस करने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ये हेल्प करता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में, क्लैरिकल वर्क को रिड्यूस करने के में, इम्प्रूव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। बेस्ड ऑन देयर यूज, उनके यूज के बेस पे ऑफिस फॉर्म कैन
कैन क्लासीफाई, ऑफिस फॉर्म क्लासीफाई हो जाते हैं टू पार्ट्स में, इंटरनल ऑफिस फॉर्म और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल ऑफिस फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। इंटरनल ऑफिस फॉर्म क्या होता है, आर द दोज फॉर्म, वो फॉर्म है दैट आर यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज होते हैं। किस लिए, फॉर कम्युनिकेशन, कंट्रोल के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। दीज फॉर्म सर्कुलेट अमंग द एम्प्लॉयज, ये फॉर्म सर्कुलेट होते हैं एम्प्लॉयज के अमंग, डिपार्टमेंट के अमंग, फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन के। इसके फीचर क्या है, यूज फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, स्मूथ वर्कफ्लो विद इन द ऑफिस में स्मूथ वर्कफ्लो चलता रहता है, जिसकी वजह से मेंटेन रिकॉर्ड और कंट्रोल मेंटेन रहता है, और नॉट जनरली यूज बाय डिस्ट्रीब्यूट और आउटसाइडर के द्वारा यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इंटरनल ऑफिस फॉर्म के, लीव एप्लीकेशन फॉर्म यूज बाय एम्प्लॉय टू अप्लाई द लीव अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं एम्प्लॉयज। रिक्वेजिशन फॉर्म जो कि रिक्वेस्टिंग स्टेशनरी इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाई को रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं, कि ये ना मतलब कि ना ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतनी स्टेशनरी चाहिए फॉर टू द मैनेजर लेवल, ताकि वो मतलब कि स्टेशनरी वगैरह को ले सके अपने ऑफिस के पर्पज के लिए। इंटरनल मेमो फॉर्म यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होते हैं इंटरनल मेमो फॉर्म। अटेंडेंस फॉर्म, रिकॉर्डिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म जो कि क्लेम ट्रैवल एक्सपेंसेस को क्लेम करके उसके लिए यूज होता है। ओवर टाइम ऑथराइजेशन फॉर्म यूज फॉर अप्रूवल ऑफ ओवर टाइम वर्क के अप्रूवल के लिए यूज होता है ओवर टाइम ऑथराइजेशन फॉर्म। इसके एडवांटेजेस क्या है, इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर यूनिफॉर्म वे में चल पाता है। टाइम एंड एफर्ट बचता है। फैसिलिटेट द सुपरविजन एंड कंट्रोल एंड सुपरविजन में भी हेल्प करता है। एंड मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड, और प्रॉपर रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ फॉर्म था एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म। एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म आर द फॉर्म है जो कि यूज फॉर द कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, ट्रांजेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के ट्रांजेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी, शेयर होल्डर एंड द पब्लिक। इसके फीचर क्या है, यूज फॉर द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लिए यूज होता है। हेल्प इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद कस्टमर एंड द स्टेक होल्डर और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। रिस्पेक्ट द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड फैसिलिटेट द बिजनेस ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म के एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला फॉर्म है ऑर्डर फॉर्म जो कि कस्टमर यूज करता है ऑर्डर प्लेस करने के लिए फॉर द गुड एंड सर्विस के ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म यूज फॉर द एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट एंड मेंबरशिप के लिए यूज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट द्वारा यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स द्वारा यूज किया जाता है, मेंबर्स द्वारा यूज किया जाता है। इनवॉइस फॉर्म यूज इशू टू द कस्टमर को इशू किया जाता है फॉर द पेमेंट ऑफ गुड और सर्विस की पेमेंट के लिए इनवॉइस फॉर्म इशू किया जाता है। कंप्लेंट फॉर्म यूज बाय कस्टमर टू रजिस्टर द कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट फॉर्म यूज करते हैं कस्टमर्स। इंक्वायरी फॉर्म यूज बाय कस्टमर यूज करते हैं इंक्वायरी के लिए, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस की इंक्वायरी के लिए हम यूज करते हैं। रजिस्टर फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफ द इवेंट, किसी इवेंट में रजिस्टर करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करने के लिए यूज किया जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके एडवांटेजेस क्या है, इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होती है। फैसिलिटेट द बिजनेस ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट रहती है। क्रिएट द प्रोफेशनल इमेज बनती है। इंश्योर द एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है हमारे पास। डिफरेंस क्या है इंटरनल फॉर्म और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म के बीच में। यूजर्स इंटरनल ऑनलाइन ऑफिस फॉर्म के होते हैं एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल के होते हैं कस्टमर, सप्लायर एंड द पब्लिक। पर्पस क्या होता है इंटरनल ऑफलाइन ऑफिस फॉर्म का, इंटरनल कम्युनिकेशन और कंट्रोल होता है, और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड द ट्रांजेक्शन होता है। सर्कुलेशन किसके कहाँ का सर्कुलेट होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है इंटरनल ऑफिस फॉर्म। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलेट होता है। एग्जाम्पल क्या है इंटरनल ऑफिस फॉर्म के, लीव फॉर्म हो गया, रिक्वेजिशन फॉर्म हो गया। एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म के एग्जाम्पल हो गए ऑर्डर फॉर्म हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल ऑफिस फॉर्म के, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफिस का काम इजिली हो, इफेक्टिवली हो। और एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है,
बिजनेस एंड द पब्लिक रिलेशन, बिजनेस और पब्लिक रिलेशनशिप बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है। लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे कि ऑफिस फॉर्म और एसेंशियल टूल होता है फॉर द एफिशिएंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इंटरनल ऑफिस फॉर्म फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। वाइल जबकि एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फॉर्म हेल्प करता है इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने में, किसके साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ। बोथ टाइप ऑफ द फॉर्म कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।